हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एड्यूस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, और हमने क्या डिस्कस किया है। हमने डिस्कस किया था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। में 1 मिनट में बातें रिवाइज करा के फिर आगे बढ़ता हूँ, अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसी में आगे बढ़ेंगे। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के बारे में मैंने क्या बोला होगा। पहला इसका फार्मूला निकल कर आया था एफ डॉट एस। जब हमें क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में गिवन होगा तो फार्मूला में क्या यूज करूंगा, कांस्टेंट फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन होगा वो एफ डॉट एस होने वाला है। सेकंड मैं पूछ रहा हूँ, वर्क डन हमारा जो है ना, एक फार्मूला और हमने देखा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे उसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट लिखना, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हमारे काम का नहीं होता है। एक फार्मूला और हमने देखा था, डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये चीजें हमें ध्यान में रखना था, इन पे हमने कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी किया था। आज आगे हमें उसी बात को दोबारा से आगे कंटिन्यू करना है। वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, मैंने कहा था जितने भी हमने मैकेनिक्स में फोर्स पढ़े हैं ना, उनमें सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग फोर्स ही वेरिएबल है, बाकी सारे फोर्सेस हमारे कांस्टेंट ही होते हैं। तो जैसे मैं अगर बात में छोटा सा डिस्कशन करोगे, ना भी डिस्कस करते तभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं फिर भी डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि यूज ज़्यादा होता है तो इस पर थोड़ा सा हम लोग रोशनी और डालें। सर रोशनी कहाँ है, ढूंढिए जरा। हाँ, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी, क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग, रोशनी। कहाँ है रोशनी, ढूंढ। हाँ, देख ध्यान देना, यह हमारे पास एक ग्राउंड है, एक ऑब्जेक्ट है। हमारे पास में ग्राउंड था, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमारा ए जो है वो एच हाइट पे है। ये ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से ऐसे रैंडम किसी पाथ पे चलते हुए फाइनली ग्राउंड के पोजीशन बी पे पहुंच चुका है। एक ऑब्जेक्ट हमारे पास में है, इस ऑब्जेक्ट का मास m था। ये ऑब्जेक्ट ए से ऐसे रैंडम किसी पाथ पे चलते हुए बी पोजीशन पे पहुंच चुका है। मैं कहना चाहता हूँ, यानी मैंने क्या कहा है, ऑब्जेक्ट हमारा ए टू बी गया है इसे रैंडम किसी भी पाथ पे। मैं वर्क डन बाई ग्रेविटी कैलकुलेट करना चाहता हूँ व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट एनी रैंडम पाथ फ्रॉम ए टू बी। ठीक है ना। अब ध्यान देना एक बात का, अगर तुम्हें याद हो मैं पूछूं, जब ऑब्जेक्ट हमारा ए टू बी मोशन कर रहा होगा तो जरा बताना ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एक्ट करता है। तुम कहोगे सर ऑब्जेक्ट अगर ए पोजीशन पे है तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स mg होगा, इसका डायरेक्शन क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ऑब्जेक्ट अगर हमारा फाइनली बी पोजीशन पे है तब भी बी पोजीशन या रैंडम किसी भी पोजीशन पे रहे ना, ग्रेविटेशनल फोर्स मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में दोनों ही कांस्टेंट रहता है। ऑब्जेक्ट का जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है वो ऑब्जेक्ट के मोशन के पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए आगे चल के मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स के कैटेगरी में रखने वाला हूँ। अब देखना, फिर मैं देख रहा हूँ mg अगर कांस्टेंट फोर्स है तो कांस्टेंट फोर्स के अगेंस्ट कभी भी वर्क डन लिखना हो ना, तो फोर्स लिखना, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में ब्लॉक या ऑब्जेक्ट इफेक्टिवली कितना डिस्प्लेसमेंट किया है वो डिस्प्लेसमेंट मुझे चाहिए। वर्क डन लिखने में कभी भी मुझे डिस्प्लेसमेंट नहीं, फोर्स के डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है। तो मैं देख रहा हूँ हमारा फोर्स कितना है, तो तुम कहोगे सर हमारे पास में जो फोर्स गिवन है ना वो फोर्स हमारा गिवन है mg। अब जरा देखना mg का डायरेक्शन कैसा, वर्टिकली डाउनवर्ड में है, और अगर ऑब्जेक्ट हमारा ए टू बी मूव किया है तो जरा बताना इफेक्टिवली ऑब्जेक्ट ए से बी में डाउनवर्ड में कितना आया। तो तुम कहोगे सर इनिशियल पोजीशन ए था, फाइनल पोजीशन ग्राउंड का लेवल है, तो इफेक्टिवली डाउनवर्ड में हमारा ऑब्जेक्ट आया है एच। और अगर फोर्स भी डाउनवर्ड में था, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड में है। मैंने बार बार बताया हुआ था जब भी ये फार्मूला लगाते हैं फोर्स और वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। अगर फोर्स डाउनवर्ड था, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड होता तो वर्क डन क्या रहता, नेगेटिव। यहाँ फोर्स भी डाउनवर्ड में है, वर्क डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड में। अच्छा, नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए, अपने को चाहिए क्या, जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है ना उसी डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट से अपने को मतलब है। तो हमारा वर्क डन बाय ग्रेविटी बनकर आ जाएगा प्लस का mgh। आगे देखें, अगर ऑब्जेक्ट हमारा बी टू ए जा रहा हो तो एक बार में मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्ट हमारा ग्राउंड के पोजीशन से एच हाइट पे ए के पोजीशन पे जा रहा है, ऐसे रैंडम किसी भी पाथ पे जाए हमें उससे इशू नहीं है। मैं लिखना क्या चाहता हूं, वर्क डन बाई ग्रेविटी
मैं क्या लिखना चाहता हूँ, वर्क डन बाई ग्रेविटी। देखो वर्क डन बाई ग्रेविटी कैसे लिखेंगे, तो तुम कहोगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स लिखिए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही कितना होगा, mg। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इफेक्टिवली ग्राउंड लेवल पे था और फाइनली वो अगर एच हाइट पे पहुंचा है ना, तो जरा बताना वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो तुम कहोगे सर एच का हुआ। अब मैं पूछूं, जरा एक बात और सोच के बताओ, ये वर्क डन पॉजिटिव होगा नेगेटिव, तुम कहोगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट हमारा कैसा, अपवर्ड डायरेक्शन में है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो वर्क डन हमारा क्या होता है, नेगेटिव। यानी वर्क डन बाय ग्रेविटी या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर गया है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव होगा, अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होगा। इस बात का हमें ध्यान देना है, इसमें कुछ भी नया फार्मूला और याद करने की जरूरत नहीं है, पर हम लोग एक बार जानना चाहते थे कि वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव कब था, जब ऑब्जेक्ट इफेक्टिवली ग्राउंड की तरफ मूव कर रहा हो। वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव कब होगा, जब ऑब्जेक्ट का एल्टीट्यूड जो है ना वो ग्राउंड से लगातार इंक्रीज कर रहा हो, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि mg डाउनवर्ड में है, और डिस्प्लेसमेंट अगर वर्टिकल डायरेक्शन का उसके अपोजिट होगा तो वर्क डन नेगेटिव, उसी साइड होगा तो वर्क डन पॉजिटिव। आगे बढ़े, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ध्यान देते हैं। फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन बोथ द ब्लॉक, टेंशन ऑन बोथ द ब्लॉक। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में इनकम्प्लीट है, देखो ऑन बोथ द ब्लॉक इन टाइम इंटरवल, t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। मैं क्या कह रहा हूं, हमें वर्क डन बाय ग्रेविटी कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय टेंशन कैलकुलेट करना है इन दोनों ब्लॉक पे, 1 kg और 2 kg के दोनों ब्लॉक पे। लेकिन कब कैलकुलेट करना है, जब हमारा टाइम इंटरवल क्या हो, t इज इक्वल्स टू 0 से t इज इक्वल्स टू 3। मैं कहूँ t इज इक्वल्स टू 0 कौन सा टाइम है, तुम कहोगे सर ये रिलीज करने का टाइम है, और रिलीज करने पे हमेशा इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना रहता है, 0 ही रहने वाला है। जरा एक बात का ध्यान देना, अगर मुझे वर्क डन चाहिए ना, चाहे ग्रेविटी का चाहे टेंशन का, तो दो चीजें हमें पता होना चाहिए, एक तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स और टेंशन फोर्स पता होना चाहिए, साथ में इस 3 सेकंड के टाइम इंटरवल में कितने का डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों ब्लॉक का, हमें ये पता होना चाहिए। अब सबसे पहला सवाल आया, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स mg पता है, तो मास पता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पता करने में कोई इशू है नहीं। इस ब्लॉक का मास 1 kg, इस ब्लॉक का मास कितना है, 2 kg है, यानी मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स तो पता ही है। हमें क्या नहीं पता है, अगर मैं जब टेंशन के अगेंस्ट वर्क डन निकालूंगा ना, तो हमें उसका टेंशन नहीं पता, तो सबसे पहले टेंशन निकालें। अब अगर एनएलएम तुम्हें याद होना, कभी भी स्ट्रिंग में टेंशन निकालना होता था, पहले मैं ब्लॉक्स के क्या निकालना था, एक्सेलरेशन। अब अगला सवाल मेरा है, एनएलएम में पूरी बातें बोलूंगा, क्या इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा, हाँ तुम कहोगे सर बिल्कुल। कैसे सेम होगा, क्योंकि 2 kg का ब्लॉक जितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा, 1 kg का ब्लॉक उतना ही अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा, यानी दोनों का डिस्प्लेसमेंट हर इंटरवल ऑफ टाइम में सेम है, तो वेलोसिटी में चेंज सेम होगा, तो एक्सेलरेशन हमारा सेम रहेगा। और मैं ये कह सकता हूँ 1 kg का ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में अगर ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, तो 2 kg का ब्लॉक भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना रहेगा, टी। फिर मैंने कहा था अगर दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम हो, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक जुगाड़ कर रहे थे, एक शॉर्टकट पढ़ा था कि न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं किसके अलोंग, न्यूटन्स लॉ अप्लाई अलोंग द स्ट्रिंग। मैंने कहा था न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर देना स्ट्रिंग के अलोंग। अब अगर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना स्ट्रिंग के अलोंग, तो सबसे पहले मैं एफवीडी बनाता हूँ, इस पूरे सिस्टम का फोर्स वगैरह लगाता हूँ। तो देखना 2 kg के ब्लॉक पर mg आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, टेंशन आएगा ब्लॉक पे, पुलिंग नेचर का होता है अपवर्ड, 1g डाउनवर्ड, टेंशन आ गया ब्लॉक पे अपवर्ड। फिर मैंने ये भी कहा था जब कभी भी हम लोग स्ट्रिंग के अलाउंग न्यूटन्स लॉ लगाते हैं तो टेंशन इंटरनल फोर्स हो जाता है, और इंटरनल फोर्स मैं इसमें लिख नहीं रहा होता हूँ, तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। देखना, देखो 1 kg पे mg डाउनवर्ड, एक्सीलरेशन अपवर्ड, फोर्स और एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमारा फोर्स क्या लेंगे, नेगेटिव। टेंशन लेना नहीं है, लगातार स्ट्रिंग पे मूव करते रहो। फोर्स भी हमारा 2g डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स क्या आएगा, पॉजिटिव, इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा, मास, मास लिखना टोटल, तो रास्ते में टोटल मास कितना मिला, 1 kg प्लस 2 kg, यानी 3 इंटू एक्सेलरेशन ए, 2g माइनस जी, ये आ गया जी
3 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक हमारा निकल कर आ गया है g/3। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक अगर निकल गया तो चाहे 1 kg का एफवीडी बना दो या 2 kg का, किसी एक पर न्यूटन लॉ अप्लाई करो, टेंशन आ जाएगा। चलो मैं 1 kg के ब्लॉक पर न्यूटन लॉ अप्लाई कर रहा हूँ, यानी मैं क्या कहना चाहता हूँ ना, ये जो हमारे पास में 1 kg का ब्लॉक है, इस 1 kg के ब्लॉक पर मैं न्यूटन लॉ अप्लाई करता हूँ। न्यूटन लॉ अप्लाई करने का मतलब नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कैसे लिखते हैं, जो फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है उसे प्लस लिखना, जो फोर्स एक्सेलरेशन के अपोजिट है उसे माइनस लिखना, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ए कितना है g/3, माइनस जी इधर आएगा प्लस जी प्लस g/3 कितना हो जाएगा सॉल्व करके 4g/3। अब अगर ध्यान दे रहे हो ना, मैंने टेंशन निकाल लिया, मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स पहले से पता था, टेंशन निकाला, इसका भी वर्क डन चाहिए था। अब हमें इफेक्टिवली क्या निकालना है वर्क डन लिखने के लिए, डिस्प्लेसमेंट। मैं पूछूं ये 1 kg का ब्लॉक किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा, तो तुम कहोगे सर 1 kg का जो ब्लॉक है ना ये अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा। मान लिया इसका डिस्प्लेसमेंट s है, जितना 1 kg के ब्लॉक का अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही सेम डिस्प्लेसमेंट 2 kg के ब्लॉक का डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने वाला है। मैं ये भी देख पा रहा हूँ ना, जो हमारा एक्सेलरेशन आया g/3 ये कांस्टेंट वैल्यू हो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट वैल्यू है, ब्लॉक स्ट्रेट लाइन पाथ पर मोशन कर रहा है, तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है। सातों फार्मूलों में से कोई भी लगा सकते हैं। अब मैं देखूंगा कौन सा फार्मूला लगाया जाए। अपने को इनिशियल वेलोसिटी पता है 0, एक्सेलरेशन हमने निकाला हुआ है, डिस्प्लेसमेंट पता है, कितने टाइम इंटरवल में निकालना है 3 सेकंड, टाइम भी हमें पता है, यानी डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें सेकंड इक्वेशन लगाना होगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन जरा ध्यान देना कितना है g/3, और जरा एक बात और बताओ टाइम कितना 3, तो 3 का स्क्वायर, ये 3 और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट होगा। सॉल्व करें, देखो g का वैल्यू कितना 10, तो 10/2 5 5 3 जा 15, डिस्प्लेसमेंट हमारा बनकर आ गया है 15 मीटर। अब जो वर्क डन निकालने के लिए हमें फोर्सेस चाहिए होना था, डिस्प्लेसमेंट चाहिए था, वो वैल्यू मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन। मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ, ध्यान देना पहला क्वेश्चन कहा क्या है, वर्क डन बाय ग्रेविटी फाइंड आउट करना है दोनों ब्लॉक पे। तो देखो मैं लिख रहा हूँ वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन ब्लॉक 1 kg। 1 kg के ब्लॉक पर मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखना चाहता हूँ। कैसे लिखेंगे, तो फोर्स हमारा कितना 1g, डिस्प्लेसमेंट कितना अभी निकाला है 15। अब अगर ध्यान से देखें ना, फोर्स डाउनवर्ड में है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड में है, तो वर्क डन क्या रहेगा नेगेटिव, g का वैल्यू 10 रखेंगे। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन ब्लॉक 1 kg इज इक्वल टू कितना आया -150 जूल। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि फोर्स डाउनवर्ड में था, डिस्प्लेसमेंट कैसा अपवर्ड, तो वर्क डन हमारा क्या होगा नेगेटिव में होने वाला है। इसी तरीके से वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 2 kg ब्लॉक, जरा ध्यान देना 2 kg ब्लॉक पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, तुम कहोगे सर 2g, डिस्प्लेसमेंट तो अभी निकाला है 15। जरा एक बात और बताना, ग्रेविटेशनल फोर्स भी डाउनवर्ड में, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड में, तो वर्क डन पॉजिटिव, यानी आंसर अगर जी को 10 रखें 15 2 जा 30, एक 10 और आएगा तो 300 जूल वर्क डन कैसा आ गया पॉजिटिव। तो ये पहला क्वेश्चन हमने ये किया है जिसमें वर्क डन हमने कैलकुलेट कर लिया बाय ग्रेविटी ऑन बोथ द ब्लॉक। इसी तरह देखो सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा हुआ है, तो सेकंड कह रहा है टेंशन ऑन बोथ द ब्लॉक। हमें दोनों ब्लॉक में क्या कैलकुलेट करना है, टेंशन कैलकुलेट करना है। तो जरा ध्यान दें, वर्क डन बाई टेंशन ऑन ब्लॉक 1 kg, 1 kg के ब्लॉक पे मैं टेंशन लिखता हूँ। जरा बताना टेंशन हमने कितना कैलकुलेट किया, 4g/3। टेंशन हमने कितना कैलकुलेट किया था 4g/3 इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारा आया 15। जरा देखना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, तो 1 kg के ब्लॉक में टेंशन भी अपवर्ड है, 1 kg ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम साइड में तो पॉजिटिव रहेगा। 3 5 जा 5 4 जा 20 और जी का एक जीरो आएगा, तो फाइनली प्लस का 200 जूल आ गया है। इसी तरह अगर मैं निकालूं वर्क डन बाय टेंशन ऑन 2 kg ब्लॉक, तुम कहोगे सर टेंशन तो अभी निकाला है कितना 4g/3, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना था 15, मैं कहूँ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तुम कहोगे सर वर्क डन बाय टेंशन, टेंशन हमारा अपवर्ड में है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड में है, तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन 2 kg ब्लॉक विल बी नेगेटिव। 3 5 जा 5 4 जा 20 हमारा आ गया है माइनस का 200 जूल। तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन 2 kg ब्लॉक नेगेटिव आया, वर्क डन बाय टेंशन ऑन 1 kg ब्लॉक पॉजिटिव आया। और एक अच्छा सवाल था, इसमें सवाल अच्छा था,
पहले एनएलएम लगाकर हमने टेंशन एक्सेलरेशन निकाला, फिर एक्सेलरेशन वगैरह का यूज करके 1D का यूज करके हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट किया। उसके बाद में वर्क डन लिखने के लिए वर्क पावर एनर्जी यानी एक सवाल में 3-3 चैप्टर हमारे यूज हो गए हैं। सवाल बेहतर है, ऐसे सवाल हमें प्रैक्टिस करना आना चाहिए, ठीक है ना। एक बार देख लें, समझने की कोशिश करें वीडियो पॉज करके। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। टू ब्लॉक ए एंड बी आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या कह रहा है, हमारे पास में हॉरिजॉन्टल प्लेन में दो ब्लॉक ए और बी है जो कैसे रखे गए, कॉन्टेक्ट में रखे गए हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अगर मैं इतने का डायग्राम बनाऊं ना, आराम आराम से डायग्राम बना रहा हूं, देखना। ये हमारे पास में दो ब्लॉक ए और बी, दो ब्लॉक है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में कांटेक्ट में है। द मास ऑफ ब्लॉक ए इज 5 kg। ए ब्लॉक का मास हमें कितना गिवन है, 5 kg। एंड द मास ऑफ बी इज 15 kg। और बी ब्लॉक का मास हमें कितना गिवन है, 15 kg गिवन है। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 480 न्यूटन, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 480 न्यूटन है, इज अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक ए इन पुशिंग नेचर। एक्चुअल में क्या लिखना चाहिए था, इन पुशिंग नेचर। तो ए ब्लॉक पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स पुशिंग नेचर का अप्लाई होता है, कितना फोर्स है, 480 न्यूटन का फोर्स पुशिंग नेचर का अप्लाई हो रहा है। बोथ ब्लॉक रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी ये रफ है, और रेस्ट का मतलब दोनों ब्लॉक का इनिशियल वेलोसिटी 0, हॉरिजॉन्टल रफ का मतलब फ्रिक्शन लगने वाला है। विद अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ रफ सरफेस, यानी ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आने वाला है, वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा कितना है, 0.4। दोनों ब्लॉक का, ब्लॉक और ग्राउंड के ना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग भी हो सकते हैं। सवाल को लेंदी करना होगा, अलग अलग दे देगा, लेकिन यहाँ लेंदी नहीं करना चाह रहा था शायद, तो सेम दे दिया। फाइंड वर्क डन बाई, हमें वर्क डन निकालना, देखते रहना किस किस का, एक्सटर्नल फोर्स का, नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक, दोनों ब्लॉक के बीच में जो नॉर्मल आएगा उस नॉर्मल का वर्क डन निकालना है, काइनेटिक फ्रिक्शन का दोनों ब्लॉक पे वर्क डन निकालना है। मिला जुला के हमें खूब सारा वर्क डन कैलकुलेट करना है। पर देखना, एक्सटर्नल फोर्स पता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्क डन निकालना है नॉर्मल का, यानी दोनों के बीच में हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, नॉर्मल। फ्रिक्शन का वर्क डन निकालना है, तो फ्रिक्शन का वर्क डन, फ्रिक्शन चाहिए होगा। और साथ ही साथ में वर्क डन लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। पर डिस्प्लेसमेंट का ना तो इन्फॉर्मेशन दिया ना, तो चलो मैं अज्यूम कर लेता हूँ, क्वेश्चन में थोड़ा सा कमी है। या अगर मैं टाइम इंटरवल दे दूं तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल ले जाएंगे, लेकिन चलो मैं डिस्प्लेसमेंट दे देता हूँ ब्रैकेट में, लेट डिस्प्लेसमेंट of the blocks is equals to 10 मीटर। वर्क डन लिखने के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने टाइम इंटरवल दिया था, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके हमने क्या निकाल लिया था, डिस्प्लेसमेंट। टाइम इंटरवल नहीं दिया था, चलो मैंने थोड़ा इजी करने के लिए, इजी का मतलब छोटा करने के लिए मैंने डिस्प्लेसमेंट कितना अज्यूम कर लिया, 10 मीटर। अब अगर मुझे वर्क डन चाहिए ना, तो पहले मैं एक्सटर्नल फोर्स पता करूं। एक्सटर्नल फोर्स हमें गिवन है, दोनों ब्लॉक के बीच का नॉर्मल और काइनेटिक फ्रिक्शन पता करना। तो चलो मैं सबसे पहले काइनेटिक फ्रिक्शन पता करता हूं। जरा बताना, ए ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा कैसा आएगा। तुम कहोगे सर पूरा सिस्टम जाएगा राइट में, एक्सेलरेट होगा, तो हमारा ए ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा लेफ्ट डायरेक्शन में, बी ब्लॉक पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा लेफ्ट डायरेक्शन में। अब मैं ए और बी ब्लॉक पे दोनों पे काइनेटिक फ्रिक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं, हम लोग फ्रिक्शन पढ़ चुके हैं, तो मैं डायरेक्टली फार्मूला बता दे रहा हूँ। जरा बताना, काइनेटिक फ्रिक्शन का फार्मूला, तो म्यू इनटू नॉर्मल बिटवीन द ग्राउंड एंड ए ब्लॉक, एन ए लिख दिया। म्यू हमें कितना गिवन है, 0.4। जरा ध्यान देना, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है ना, तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम, mg यानी 5g डाउनवर्ड में, na अपवर्ड में। तो na को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, 5g। ये सॉल्व करेंगे, g जो है डेसिमल को खत्म करेगा, 5 4 जा 20 न्यूटन। तो हमारा फाइनली बनकर आ गया है, ए ब्लॉक पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन कैसा लगने वाला है, 20 न्यूटन। सेम इसी तरीके से अगर मैं काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बी ब्लॉक कैलकुलेट करूं, तो म्यू इनटू नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक बी एंड ग्राउंड। और देखो म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो हमें दोनों ब्लॉक के लिए ग्राउंड के साथ सेम दिया है, 0.4। नॉर्मल कितना आएगा, 15g डाउनवर्ड में, यह बहुत गंदा हो जाएगा इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, 15g डाउनवर्ड में, 50, और उसके बाद में नॉर्मल nb अपवर्ड में। तो nb को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15g, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है। 15 4 जा 60, यानी बी ब्लॉक का जो हमारा नॉर्मल कैलकुलेट होकर आया
काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट होकर आया है बी ब्लॉक पे, वो 60 न्यूटन कैलकुलेट हुआ है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, मुझे दोनों ब्लॉक के बीच का क्या निकालना है, नॉर्मल निकालना है। लेकिन नॉर्मल निकालने से पहले या टेंशन निकालने से पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन। मैं पूछूं क्या दोनों ब्लॉक सेम है, फोर्स से एक्सेलरेट करेंगे, हाँ। तो मैं एक साथ कंबाइन पे ए प्लस बी पे डायरेक्टली न्यूटन लॉ अप्लाई कर रहा हूँ। न्यूटन लॉ अप्लाई करो ए प्लस बी ब्लॉक में डायरेक्टली। न्यूटन लॉ अप्लाई करने का मतलब मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, नेट फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या होगा, तो जो फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में 480 न्यूटन एक्सटर्नल, उसे पॉजिटिव लिखा। काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ए एंड बी विल बी नेगेटिव बिकॉज इट्स डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो क्या है, -20 -60, पूरे सिस्टम का टोटल मास 15 + 5 20 kg इंटू एक्सेलरेशन है। 480 - 80 बेसिकली ये कितना बन जाएगा, 400 इज इक्वल्स टू 20a। 20 से कट करेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक हमारा कैलकुलेट होकर आ गया है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें ए और बी ब्लॉक पे नॉर्मल कैलकुलेट करना है ना, तो चलो मैं ए और बी ब्लॉक का एक वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ, ध्यान देना। मैं ए ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस और बी ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स दिखाता हूँ। ये हमारे पास में ए ब्लॉक है, ए ब्लॉक पर एक एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है, 480 न्यूटन। ए और बी ब्लॉक के बीच में नॉर्मल का नेचर हमेशा कैसा होता है, पुशिंग नेचर होगा, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस होगा। ए और बी के बीच के नॉर्मल को मैंने एन डैश कहा। पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन राइट में है, राइट में जा रहा है। इसी तरह देखना बी ब्लॉक पे, बी ब्लॉक को अगर मैं देखूं तो बी ब्लॉक पे सेम मैग्नीट्यूड का नॉर्मल राइट डायरेक्शन में लगेगा। बी ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर नहीं रहा है और बी ब्लॉक पे हमारा किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। वर्क डन वगैरह कभी भी निकालना हो ना, पहले जो जो फोर्सेस का रिक्वायरमेंट हो, डिस्प्लेसमेंट का रिक्वायरमेंट हो, पहला काम हम लोग वही करते हैं फाइंड आउट करने के लिए। जरा बताना चाहे ए पे न्यूटन लॉ लगा दो या बी पे, तो बी ब्लॉक पे मैं न्यूटन लॉ अप्लाई करके नॉर्मल कैलकुलेट करता हूं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है एन डैश। मास ऑफ बी ब्लॉक कितना है, 15 kg इनटू एक्सेलरेशन अभी फाइंड आउट किया है 20। तो फाइनली नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक हमारा कितना आ गया है, 300 न्यूटन। हमें मैंने क्वेश्चन में डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट दे दिया था, वैसे ही क्वेश्चन काफी लेंथी दिख रहा है ना, कई पार्ट्स होने की वजह से, इसलिए डिस्प्लेसमेंट पता है, जो जो फोर्सेस चाहिए था सारे फोर्स में निकाल चुका हूँ। अब आखिरी और सबसे इजी काम है वर्क डन लिखने का। वर्क डन लिखने में हमें कुछ भी परेशानी नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन रीड करते हैं, किसका वर्क डन पूछा है। देखो एक्सटर्नल वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है ऑन बोथ ब्लॉक, किस फोर्स का, एक्सटर्नल फोर्स का। तो मुझसे पूछा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल फोर्स ऑन ब्लॉक ए। देखो क्या ब्लॉक ए पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, सर एक्सटर्नल फोर्स 480 न्यूटन है। तो ब्लॉक ए पे एक्सटर्नल फोर्स हमारा कितना, 480 न्यूटन। पूरे सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 मीटर। अच्छा मैं कहूँ हमारा डिस्प्लेसमेंट हो किधर रहा है, तो तुम कहोगे सर पूरा डिस्प्लेसमेंट, पूरे सिस्टम इफेक्टिवली राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है। ए ब्लॉक पे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो भी राइट डायरेक्शन में है, तो वर्क डन भी हमारा क्या रहने वाला, पॉजिटिव। तो ये वर्क डन हमारा प्लस का आ जाएगा 4800 जूल। ऐसे मैं कहूं वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट ऑन ब्लॉक बी, जरा बताना क्या एक्सटर्नल फोर्स बी ब्लॉक पे अप्लाई हो रहा, नहीं। बी ब्लॉक का हमने एफएडी बनाकर देखा ना, इसमें सिर्फ नॉर्मल आ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स 480 न्यूटन डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इसका वर्क डन कितना, 0 जूल। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड देखें, नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक ऑन द बोथ ब्लॉक, क्या कह रहा है, इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो नॉर्मल है ना, उस नॉर्मल का दोनों ब्लॉक पे वर्क डन कैलकुलेट करना है। यानी वर्क डन बाय नॉर्मल को हमने लिखा एन डैश ऑन ब्लॉक ए। जरा बताना ए ब्लॉक पे नॉर्मल, नॉर्मल एन डैश हमने निकाला कितना, 300, डिस्प्लेसमेंट कितना, 10। जरा बताना नॉर्मल जो है ना ए ब्लॉक पे लेफ्ट डायरेक्शन में है, पूरा सिस्टम जा रहा राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ब्लॉक ए विल बी नेगेटिव, और हमारा वर्क डन आ गया -3000 जूल। ठीक इसी तरीके से वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ब्लॉक बी, जरा बताना बी ब्लॉक पे नॉर्मल, नॉर्मल हमारा है कितना, 300, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, और पूरा सिस्टम हमारा राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है, राइट डायरेक्शन में कितना, 10 मीटर से वर्क डन हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। तो वर्क डन हमारा फाइनली बनकर आ गया है 3000 जूल। ठीक इसी तरीके से मैं अगला केस अगर डिस्कस करूं, क्या लिखा हुआ है, काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बोथ द ब्लॉक, दोनों ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन कैलकुलेट करना है।
तो वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए कितना बनने वाला है, ए ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट तो पूरे सिस्टम का 10 है, ए ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट राइट में, काइनेटिक फ्रिक्शन लेफ्ट में, तो हमारा वर्क डन क्या रहेगा नेगेटिव, हमारा आंसर आ गया माइनस का 200 जूल। इसी तरह मैं कहूं वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी, देखो ये कितना बनने वाला है, बी ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड 60, पूरे सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट 10, अगर मैं ध्यान दो पूरा सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट राइट में, बी ब्लॉक हमारा कैसा है, बी ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन लेफ्ट में है, तो हमारा वर्क डन क्या रहेगा नेगेटिव, हमारा फाइनली आंसर बनकर आ गया है माइनस का 600 जूल। ये हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था मैंने लिख दिया, एक दो बातें मैं बोला दिमाग में रखना। वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन अगर एक ब्लॉक में निकाले ना तो मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव हो सकता है, पर नेट वर्क डन बाई या वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन सिस्टम, पूरे सिस्टम पे नेट वर्क डन जो आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन का वो हमेशा क्या रहेगा नेगेटिव, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन का नेट वर्क डन हमेशा नेगेटिव होता है ना, वो हमारा किस फॉर्म में रिलीज होता है, नेगेटिव साइन बता रहा है कि वो जो एनर्जी था वर्क जो था एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, वो एनर्जी हीट या साउंड के फॉर्म में हमारा रिलीज हो रहा होता है। तो चाहो तो मैं ये रिजल्ट भी लिख देता हूं, अपने दिमाग में रखना है, एक छोटा सा पॉइंट है, दो पॉइंट लिखना, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन on a block may be positive or work done by kinetic friction on a block may be positive or negative, but work done by kinetic friction on the system of blocks will always be negative, will always be negative. This negative work done, this negative work done will indicated that this negative work done will indicated that energy will release in the form of heat और साउंड। स्टैटिक फ्रिक्शन का नेट वर्क डन हमेशा कितना रहेगा जीरो, इस बात का भी हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। ये मैंने एक क्वेश्चन किया, एक छोटा सा रिजल्ट आया वो हमने कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, ध्यान देना, आराम आराम से कर, बिल्कुल आराम आराम से क्वेश्चन रीड करना है। क्या क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ मास m, एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है m, अगर मैं m मास का ब्लॉक यहाँ दिखाऊं ना तो ये हमारे पास में ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास हमें कितना गिवन है, अ ब्लॉक ऑफ मास m स्टेप ऑन अ प्लेटफॉर्म, ये ब्लॉक एक प्लेटफॉर्म पे प्लेस किया गया है, ठीक है, विच स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये पूरा सिस्टम जो है ना प्लेटफॉर्म हमारा रेस्ट से स्टार्ट करता है, यानी पूरे सिस्टम का इनिशियल वेलोसिटी कितना है जीरो, विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन g/2 अपवर्ड, इस सिस्टम का यानी इस प्लेन का या इस प्लेटफॉर्म का अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमें कितना दिया गया है, g/2 एक्सेलरेशन दिया है शोन फिगर। देखो पूछा क्या है, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक इन टाइम t, हमें निकालना है वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ब्लॉक, प्लेटफॉर्म पे भी वर्क डन निकाला जा सकता था, ब्लॉक पे भी वर्क डन निकाला जा सकता था नॉर्मल का, कह रहा है ब्लॉक और नॉर्मल के बीच में, सॉरी ब्लॉक और प्लेटफॉर्म के बीच में जो नॉर्मल आएगा ना उस नॉर्मल का वर्क डन कैलकुलेट करना है किस पे,
ब्लॉक पे कैलकुलेट करना है कितने टाइम में, टी टाइम में। अब देखना अगर ये पूरा सिस्टम स्टार्टिंग में यहाँ है ना, तो मान लिया टी टाइम में ये पूरा सिस्टम हमारा कितना डिस्प्लेस हो चुका है, एस। एक तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, दूसरा नॉर्मल निकालना है। नॉर्मल निकालने का मतलब एनएलएम में जाना है, डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड आउट करना है तो मैकेनिक्स में 1D में जाना पड़ेगा। अब देखते हैं, हम लोग आराम आराम से क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करते हैं। पहला काम नॉर्मल निकालो, पर नॉर्मल निकालने के लिए एक्सेलरेशन चाहिए था। हाँ एक्सेलरेशन है, अच्छी बात है। अब एक्सेलरेशन अगर पता है तो एम मास की ब्लॉक का मैं एफवीडी बनाता हूँ। तो देखना यहाँ कौन कौन से फोर्सेस अप्लाई होंगे। मास के वजह से एम आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, प्लेटफॉर्म इस पे नॉर्मल लगाएगा अपोवर डायरेक्शन में पुशिंग नेचर का, पूरा सिस्टम अपोवर डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा, कितने एक्सेलरेशन से, g/2 एक्सेलरेशन से। अब नॉर्मल कैलकुलेट करने के लिए न्यूटन्स लॉ लगाओ, और न्यूटन्स लॉ में नेट फोर्स लिखने में जो फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में हो उसे प्लस, जो एक्सेलरेशन के अपोजिट हो उसे माइनस, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कितना हो, ये माइनस एम जी इधर आएगा, प्लस एम जी बाई टू, फाइनली बनकर आ गया नॉर्मल हमारा 3 mg/2। अब हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। देखो इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है जो कि कांस्टेंट है, टाइम पता है कि टी टाइम में हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना था। तो हमें कौन सा इक्वेशन लगाना होगा डिस्प्लेसमेंट के लिए, सेकंड। और सेकंड इक्वेशन होता क्या है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना, पूरा सिस्टम इनिशियली रेस्ट में था, हाफ एक्सेलरेशन हमने निकाला है, निकाला नहीं, गिवन है g/2, टाइम गिवन है टी स्क्वायर, फाइनली डिस्प्लेसमेंट आ गया है g t²/4। अब देखो नॉर्मल ए ब्लॉक पे कैसा है, अपवर्ड, पूरा सिस्टम भी डिस्प्लेस कैसा हुआ, अपवर्ड। तो एक तो वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ब्लॉक हमारा क्या रहेगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, पॉजिटिव। फोर्स हमारा कितना है 3 mg/2, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है g t²/4। इसे हम लोग सॉल्व करें, क्या बनेगा 3 mg² × t²/2 4 जा 8। फाइनली आंसर हमारा वर्क डन का कितना आ गया है 3 mg² t²/8। ये हमारा एग्जाम में 2019 का क्वेश्चन था, हमने कर लिया। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, हमें ट्राई करते रहने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे क्या है। अच्छा, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम आराम से डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन में ये करेक्ट इनकरेक्ट पे फोकस करना, खासकर बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में। फ्रॉम द फॉलोइंग वर्क डन बाय मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल मीन्स ऑफ अ रोप टाइड टू द बकेट इज नेगेटिव। आराम आराम से रीड करते हैं। कर वर्क डन बाय अ मैन, हमें किसका वर्क डन निकालना है, मैन का। लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल बाय मीन्स, अच्छा इसका मतलब है क्या ना, हमारे पास कुआं है, उसमें से उसमें बाल्टी डाला और आदमी रोप के थ्रू बकेट को ऊपर खींच रहा। आदमी अगर ऊपर खींचेगा तो जरा बताना, अगर मैं मान लूँ ये हमारे पास बकेट है, तो बकेट पे आदमी टेंशन कैसे लगा रहा होगा, अपूवर डायरेक्शन में। बकेट डिस्प्लेस भी किधर हो रहा, अपूवर डायरेक्शन में। अब जरा बताना वर्क डन बाई मैन कितना आया है, तो तुम कहोगे सर मैन जो है आदमी फोर्स भी ऊपर लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो वर्क डन बाई मैन क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वर्क डन बाई मैन क्या रहने वाला है, नेगेटिव। नेगेटिव नहीं, अगर हम लोग निकालें तो वर्क डन बाई मैन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, क्वेश्चन में कह रहा था नेगेटिव। सेकंड देखो, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स इन लिफ्टिंग आउट ऑफ अ वेल बाई अ रोप टाइड टू द बकेट इज नेगेटिव। जरा बताना ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा, mg डाउनवर्ड में, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड में। तो वर्क डन बाई हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट में है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो बी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ऐसे वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन इज पॉजिटिव। क्या कह रहा है, एक हमारे पास में इंक्लाइन प्लेन है जिसमें एक बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है, किसका वर्क डन निकालना है, फ्रिक्शन। तो अगर बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है ना, तो फ्रिक्शन अपवर्ड होगा, स्लाइड डाउनवर्ड में है तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट में है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव होगा। क्वेश्चन में कहा है पॉजिटिव, तो हमारा सी स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। बिल्कुल बेसिक बेसिक है, जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है 23 का। आगे, वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज जीरो। क्या कह रहा है, हमारे पास में एक हॉरिजॉन्टल, एक बार दोबारा पढ़ो, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, यानी इस ब्लॉक पे मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, इसका वर्क डन निकालना है। मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, रफ का मतलब फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन पता रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट एक्ट करता है, विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज जीरो। जरा बताना
अगर एक्सटर्नल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने का मतलब एक्सटर्नल फोर्स इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, वेलोसिटी राइट में होगा, डिस्प्लेसमेंट भी राइट में होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में, ये कह रहा है जीरो, मैं कह रहा हूँ क्या आने वाला है, वर्क डन हमारा पॉजिटिव आएगा एक्सटर्नल एजेंट का। तो यहाँ भी ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। सी रीड करो, वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस ऑन ऑसिलेशन पेंडुलम इज नेगेटिव। जरा ध्यान देना, अगर कोई पेंडुलम हमारा ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ पे है, ऐसे किसी सर्कुलर पाथ पे ऑसिलेट करेगा, तो अगर किसी इंस्टेंट पर इसका वेलोसिटी डाउनवर्ड में है ना, तो एयर रेजिस्टेंस का वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे हमारा जो है वेलोसिटी के अपोजिट होता है एयर रेजिस्टेंस का फोर्स, एयर रेजिस्टेंस का डायरेक्शन, और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे रहा है ds, तो फोर्स एयर रेजिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट स्मॉल हमेशा हर इंस्टेंट पे क्या रहेगा, नेगेटिव, और हर इंस्टेंट पे नेगेटिव है, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, एयर रेजिस्टेंस का नेगेटिव आएगा। यहीं पर अगर मुझे वर्क डन बाय स्ट्रिंग में जो टेंशन है ये पूछता ना, तो ये टेंशन और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हर इंस्टेंट पे परपेंडिकुलर है, तो टेंशन का स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसका वर्क डन हमारा कितना बनकर आ जाता, जीरो। तो ये हमें ध्यान देना है। तो हमारा यहाँ पर कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, बी और ई स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी सारे स्टेटमेंट हमारे इनकरेक्ट हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे क्या है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास में है, देखना, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, एक ब्लॉक है जिसका मास 1 kg है, ठीक है। मास ऑफ ब्लॉक हमें कितना गिवन है, यहाँ मैं साइड में लिखूं 1 kg, पुश्ड अप अ सरफेस, यानी इसको अपवर्ड डायरेक्शन में पुश किया गया है, इंक्लाइन टू अ हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बाई फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, सब डायग्राम में बना, पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन फिगर, ठीक है, ये अच्छी बात है। When the block is pushed up by a 10 मीटर along an inclined plane, क्या कह रहा है, ब्लॉक को अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्लाइन प्लेन में अप के डायरेक्शन में कितना मीटर डिस्प्लेस किया गया है, 10 मीटर का डिस्प्लेस किया गया है। द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, हमें क्या बताना है, फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना। मैं पूछूं फ्रिक्शनल फोर्स आएगा कैसे, तुम कहोगे सर रिलेटिव मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। काइनेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन होता कितना है सर, म्यू इनटू नॉर्मल, हमें ये सब एफवीडी रटा हुआ ना, नॉर्मल आएगा अपवर्ड, mg का ये कंपोनेंट कितना आता है, mg cos 60। जरा मुझे बताना, यहाँ वैल्यू पुट करो, म्यू हमें कितना गिवन है 0.1, नॉर्मल हमारा कितना हो जाएगा mg cos 60, यहाँ लाकर मैं वैल्यूज पुट करूं तो जरा देखना क्या होगा, 0.1 मास 7g है 10 cos 60 कितना 1/2, तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा बनकर आ गया है फाइनली 1/2 न्यूटन या 0.5 न्यूटन। काइनेटिक फ्रिक्शन पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो मुझे निकालना है वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कितना बनने वाला है, फोर्स है 1/2, डिस्प्लेसमेंट है 10, पॉजिटिव या नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट अप द इंक्लाइन प्लेन है, काइनेटिक फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइन प्लेन है, तो वर्क डन बाय काइनेटिक हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो फाइनली वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा कितना बनकर आ गया है, -5 जूल, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक है। अब अगले लेक्चर से हम लोगों ने अभी तक क्या खत्म किया है, तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस करके खत्म किया है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। आई होप मेरे साथ ही मूव कर रहे होगे, अच्छे से पढ़ाई करो, बिल्कुल लग के पढ़ना है। ओके, थैंक यू सो मच।